हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइज, आज मैं आपके लिए कुछ टीचिंग वैकेंसीज़ लेकर आई हूँ। ये जो वैकेंसीज़ हैं ये सीनियर टीचर्स की हैं और ये जो वैकेंसीज़ आई हैं इनको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज़ किया गया है। तो ये हमारे पास टोटल इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं। इसके अलावा जो भी डिटेल में इंफॉर्मेशन है वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट जिनमें वैकेंसीज आई हैं। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, ये आपकी परमानेंट वैकेंसीज हैं, रेगुलर वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। और किसी भी स्टेट से हो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत बार लोग पूछते भी हैं कि क्या अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट के होंगे आप अप्लाई कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि जो लोग राजस्थान स्टेट से हैं उन्हें कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई एससी कैटेगरी से है और राजस्थान से है तो उन्हें एससी कैटेगरी में जो भी वैकेंसीज हैं उनका बेनिफिट मिलेगा। बट जो लोग अदर स्टेट से हैं तो वो लोग वहाँ पर जो अदर स्टेट से हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी से हैं, चाहे ओबीसी कैटेगरी से हैं, बीसी से हैं, जिस भी कैटेगरी से हैं, बट अदर स्टेट का होने के कारण उन्हें जनरल कैटेगरी में compete करना होगा। उन्हें वहाँ पर कैटेगरी जो है उनका बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्हें जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स की कि किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं टोटल। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत सब्जेक्ट है। तो संस्कृत सब्जेक्ट में लिखा है NSA। तो NSA की फुल फॉर्म ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा है नॉन शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है जी, नॉन शेड्यूल्ड एरिया मतलब कि जो अनरिजर्व्ड हैं उनकी बात की गई है यहाँ पर। तो जो संस्कृत सब्जेक्ट है, संस्कृत में अनरिजर्व्ड एरिया से हमारे पास टोटल 66 वैकेंसीज हैं। आगे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है संस्कृत। तो संस्कृत में NSA मैंने अभी आपको बताया था क्या था। NSA है नॉन शेड्यूल्ड एरिया और जो SA है उसका मतलब है शेड्यूल्ड एरिया। तो अब ये जो वैकेंसीज ऊपर हैं संस्कृत की, जो ऊपर वाली हैं ये 66 जो हैं वो नॉन शेड्यूल्ड एरिया की हैं और जो शेड्यूल्ड एरिया की है संस्कृत सब्जेक्ट में वो टोटल 13 वैकेंसीज हैं। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट है नॉन शेड्यूल्ड एरिया की, जो वैकेंसीज हैं वो टोटल है 34 और जो हिंदी में शेड्यूल्ड एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो टोटल है 5। उसके बाद है हमारे पास इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट की नॉन शेड्यूल्ड एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो है 46 और जो शेड्यूल्ड एरिया की इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं वो है 3। नेक्स्ट है हमारे पास सामाजिक विज्ञान। ठीक है जी, तो सामाजिक विज्ञान की नॉन शेड्यूल्ड एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो है 61 और जो शेड्यूल्ड एरिया की है वो है टोटल 4। उसके बाद है हमारे पास गणित, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में नॉन शेड्यूल्ड एरिया की जो वैकेंसीज हैं वो है 61 और जो शेड्यूल्ड एरिया की है वो है 7। इसके बाद लास्ट में है विज्ञान, साइंस। तो साइंस की नॉन शेड्यूल्ड एरिया की टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 47 वैकेंसीज हैं हमारी। ठीक है जी, तो ये चीज़ें याद रखनी है। कैटेगरी वाइज आगे इन्होंने डिवाइड करके आपको डिटेल में सब कुछ बताया है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने कुछ एब्रीविएशंस भी दे रखी हैं। UR को अनरिजर्व्ड बोलते हैं, SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यूज़ किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये तो हो गई हमारी टोटल वैकेंसीज कि किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं। उसके बाद हम आगे जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास इसके बाद बताया गया है कि आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। जैसे संस्कृत सब्जेक्ट के लिए क्या होनी चाहिए, आपके पास शास्त्री होनी चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए और संस्कृत मीडियम से आपकी होनी चाहिए बेसिकली। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, शिक्षा शास्त्री या फिर डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है जी, या तो आपके पास शास्त्री होनी चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम की कोई और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी, और आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में आपके पास, वो भी किससे, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। अगर हम बात करें हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की, तो यहाँ पर आपके पास क्या है कि आप या तो ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आपकी कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए।
कंसर्न सब्जेक्ट में, राइट। कंसर्न सब्जेक्ट में वो आपका मेन सब्जेक्ट भी हो सकता है और आपके पास ऑप्शनल में भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो ऑप्शनल वाले जिनके पास ऑप्शनल था वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस विषय, ठीक है जी। जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होनी चाहिए, जिसमें आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास एटलीस्ट 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। और वो 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्होंने कुछ सब्जेक्ट मेंशन किए हैं, उनमें से कोई 2 होने चाहिए, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इन सब्जेक्ट्स में से आपके पास कोई 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होने ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। जो नेक्स्ट है हमारा वो है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में अगेन क्या है कि आपके पास आप ग्रेजुएट होने चाहिए या फिर आपने कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन क्लियर होनी चाहिए आपकी, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट किनमें से होने चाहिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी। इन सब में से कोई 2 सब्जेक्ट होने आपके पास कंपलसरी हैं, ठीक है जी। ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में या फिर आपने ग्रेजुएशन लेवल की अगर कोई और डिग्री कर रखी है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने सेकंड क्या बताया है कि जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास हिंदी की जो देवनागरी स्क्रिप्ट है, देवनागरी स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि हिंदी सब्जेक्ट की बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा जो राजस्थानी कल्चर है, राजस्थानी कल्चर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये चीज़ उन्होंने मेंशन की है। अब बात करेंगे आपके पे स्केल की कि जो सैलरी है वो क्या रहना चाहिए। जो सैलरी है उसका जो लेवल रहेगा वो लेवल 11 रहेगा और जो ग्रेड पे आपकी होगी वो 4200 यहाँ पर रखी गई है। एक चीज़ और क्लियर किया गया है कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, जितने भी टाइम का होगा, उसमें आपको पूरे बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे, उसमें एक फिक्स सैलरी आपको दी जाएगी। जो भी अमाउंट वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा उतना, एक सपोज करो 35,000 उन्होंने फिक्स कर दिया कि 35,000, जस्ट सपोज है ना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इतना दिया जाएगा, मैं बता रही हूँ कि जैसे उन्होंने डिसाइड किया कि 35,000 आपको दिए जाएंगे तो आपको 35,000 दिए जाएंगे, आपको किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, ठीक है जी। जो भी आपके अलाउंसेस होते हैं वो प्रोबेशन पीरियड में आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर एज से रिलेटेड बात लिखी है। तो जो एज है वो आपकी क्या लिखी है कि कम से कम आपकी 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और कही है कि ये जो वैकेंसीज थी, ये जो सब्जेक्ट्स थी, इनमें जो वैकेंसीज थी पहले 2022 में वो एडवर्टाइज की गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग क्या डिसाइड किया गया था कि एक साथ 2022 तक जिन लोगों ने 40 साल की, मतलब कि जो लोग अप्लाई करेंगे उनकी एक साथ 2022 तक उनकी एज जो है वो 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बट अब क्या है किया है कि उस टाइम पे ये जो वैकेंसीज थे ये नहीं इनको कर पाए कंप्लीट, तो इसीलिए अब फिर से यहाँ पर ये वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया गया है। तो और यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ कहा है कि जिन लोगों की एक साथ 2024 तक जो एज है वो 40 ईयर हो चुकी है, उन लोगों को 1 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी, ठीक है जी। जो लोग भी एक साथ 2024 तक 40 साल के हो चुके हैं उन लोगों को 1 साल एक्स्ट्रा दिया जाएगा ताकि वो अप्लाई कर सके, ठीक है जी। ये इन्होंने बताया। इसके अलावा जो कैटेगरी वाइज इन्होंने एज रिलैक्सेशन दी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो मेल कैंडिडेट्स है जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ऑफ राजस्थान, इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि राजस्थान के लोग जो कि शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, बैकवर्ड क्लास से या मोर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। अदर स्टेट वाले लोगों को कोई छूट नहीं मिलेगी एज में, ठीक है जी। ये सिर्फ राजस्थान के जो लोग हैं उनके लिए ही है। इसके अलावा जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं इन सभी कैटेगरी से, जो मैं ऊपर अभी आपको बताकर हटी हूँ, जो इन कैटेगरीज से बिलोंग करने वाली फीमेल हैं, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी एज में।
जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी, और जो विडोज़ हैं और जो डाइवोर्स्ड वुमेन हैं उनके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, वो कोई भी अप्लाई कर सकता है चाहे उनकी कितनी भी एज है। ठीक है जी। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर कुछ और रूल रेगुलेशंस बताए हैं जो मेन थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप ये देख लेना एक बार। इसके अलावा जो आपकी ये एडवर्टीजमेंट है ये भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग इसे डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है, ये लिंक आपको मिल जाएगा इस एडवर्टीजमेंट का। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पर एडवर्टीजमेंट लिखा होगा, उसके सामने एक लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो एडवर्टीजमेंट है वो ओपन हो जाएगी, आप आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी क्या रहेंगी। तो जो फॉर्म के लिए, इन फॉर्म्स के लिए, इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करने की जो डेट है वो है 6 फरवरी 2024। तो 6 फरवरी 2024 से आपके जो फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट आप भर सकते हैं 6 मार्च 2024 तक। तो 6 मार्च 2024 जो है वो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं 6 मार्च को। ऑनलाइन आपने भरना है, ये यहाँ पर वेबसाइट का लिंक इन्होंने दे रखा है। तो इसके अलावा जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है आपकी फ़ी कि फ़ीस कितनी रहेगी। ठीक है जी। तो फीस का इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो सामान्य अनारक्षित मतलब कि जो अनरिजर्व्ड हैं, जो कि पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो फीस है वो 600 रुपये है। इसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है, जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं जैसे कि अनुसूचित जाति होगी, अनुसूचित जनजाति होगी, या फिर पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर या फिर अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, ये जो लोग हैं, या फिर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है मतलब कि जो SC ST हो गए, BC कैटेगरी की नॉन क्रीमी लेयर से हैं, या फिर मोर बैकवर्ड क्लास की जो नॉन क्रीमी लेयर से हैं, या फिर जो लोग फाइनेंशियली वीक है, उन लोगों के लिए जो फीस रहेगी वो 400 रुपीज़ रहेगी। और जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए, जो दिव्यांगजन है उनके लिए जो फीस है वो 400 रुपीज़ रहने वाली है। तो ये फीस के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं एग्ज़ाम की। टोटल आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। तो जो फर्स्ट पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में आपके पास टोटल जो पेपर होगा वो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 200 मार्क्स के टोटल एग्ज़ाम होगा आपका फर्स्ट पेपर, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा अपना पेपर कंप्लीट करने के लिए। टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके पास 100। तो मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि किस एरिया से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट बताया है कि जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इससे आपके पास 80 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है वो आएगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर ऑफ राजस्थान। तो करंट अफेयर ऑफ राजस्थान से 20 मार्क्स का आएगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो यहाँ से आपके पास 60 मार्क्स का आएगा। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है यहाँ से आपके पास 40 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, तो ये आपने सारे के सारे जो एरियाज़ हैं इनको प्रिपेयर कर लेना है फर्स्ट पेपर के लिए। देन हम बात करेंगे सेकेंड पेपर की। जो सेकंड पेपर है इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको बताया है। संस्कृत का इन्होंने अलग से मेंशन किया है, बाकी के जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनका ये क्राइटेरिया रहेगा सबके सबका। टोटल जो आपके पेपर होगा वो 300 मार्क्स का रहने वाला है। 2.5 घंटे का टाइम होगा पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। टोटल 150 क्वेश्चंस उसमें आपको दिए जाएंगे। अब मैं बता देती हूँ कि इन्होंने किस तरह से डिवाइड करना है। इन्होंने बताया है कि जो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रेलिवेंट सब्जेक्ट मैटर, कि आपका जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है उसमें आपके पास 10th और जो +2 लेवल की जो नॉलेज है उसके बेसिस पर आपके 180 मार्क्स का जो पेपर है वो आएगा। ठीक है जी, 90 क्वेश्चंस आएंगे बेसिकली 10th और 12th स्टैंडर्ड के जो भी स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड से आपके पास 10th और 12th के स्टैंडर्ड से रेलेवेंट सब्जेक्ट में, अगर कोई लोग इंग्लिश के हैं तो 10th और 12th के जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूछे जाएंगे 180 मार्क्स के, और जो बाकी सब्जेक्ट्स के हैं उनका भी सेम रहेगा। इसके बाद बताया कि ग्रेजुएट स्टैंडर्ड जो है आपका, कि रेलेवेंट सब्जेक्ट में जो ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं वो 80 मार्क्स के होंगे। और टीचिंग मेथड्स ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, की जो भी आपका सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, इनके ऊपर 40 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह आपके टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पर
हो जाता है। ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। एक इन्होंने नोट भी लिखा हुआ है, वो क्या है, द डिटेल्ड सिलेबस एंड स्कोप ऑफ पेपर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम इन द मैनर एज द कमीशन डीम फिट। तो मतलब ये बताया गया है इन्होंने कि अगर आपके पास जो भी सिलेबस है, सिलेबस से रिलेटेड कोई भी मतलब सिलेबस या एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई चेंज होता है या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, वो टाइम टू टाइम आपको जो वेबसाइट है कमीशन की वहाँ पर अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा ये इन्होंने कुछ और बाकी के चीज़ें दी हैं जो इन्होंने बोला है कि फॉर्म भरने से पहले आपको पढ़ लेनी चाहिए। इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग अपने लेवल पर एक बार इनको ज़रूर रीड कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही हम करेंगे। I hope you find this video helpful, and if this video is helpful for you, don't forget to like, share and subscribe, and if there is any doubt you guys can ask me in the comment section below, and for more such videos do subscribe the channel. Thank you.